बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 10वीं विषय गणित लेके आए हैं, जिसमें आपको हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं आपके, वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपको हम बताएंगे। तो जो पेपर में कंफर्म आते हैं वही प्रश्नों को बताना है। हम देखिए कौन से प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। तो सबसे पहले हम अध्याय 3 क्या है वह बताते हैं आपको। अध्याय 3 में आपको दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे हम अध्याय 3 में? दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म। अब दो चर यानी कि दो चर क्या होते हैं ये भी मालूम होना चाहिए आपको अनिवार्य रूप से। जैसे हमने लिख दिए ax धन by धन c, तो यहाँ पे ये x और ये y क्या हो गए? चर हो गए। ये एक चर हो गया और ये दूसरा चर हो गया। तो हम आपको दो चर वाले बता रहे हैं। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण ये हो गया आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब ये आपको बताएंगे, इसमें जो आपके महत्वपूर्ण विकल्प हैं जो पेपर में आना ही कंफर्म समझिए, और जो प्रश्न आज हम आपको समझाएंगे वह भी आएंगे। तो इसमें आपकी जो महत्वपूर्ण क्या क्या है वह चीज़ बताएंगे। सबसे पहले तो आपको हम यहाँ पे जो रेखाएं हैं उन रेखाओं के बारे में बताएंगे। ये एक रेखा हो गई और एक रेखा ये हो गई। ये रेखा एक दूसरे क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो ये कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। कौन सी रेखा कहलाती हैं? प्रतिच्छेदी। इसी प्रकार दो रेखाएं इस प्रकार से हैं। ये कौन सी रेखाएं कहलाएंगी? समानांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं कहलाएंगी? समानांतर रेखाएं। और उसके बाद जैसे मान चलो ये एक रेखा ए हो और ये बी, और इसी के ऊपर से एक रेखा आने जाती है। कौन सी? सी और डी। तो ये कौन सी रेखा कहलाएगी? समपाती रेखा। तो आपको खालिस्तान विकल्प में पूछ सकता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो कौन सा हल होगा? अद्वितीय हल होगा। जब ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो एक अद्वितीय हल होगा। कौन सा हल होगा? एक अद्वितीय हल। जब रेखाएं एक दूसरे के कैसी होंगी? समानांतर होंगी, तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और जब रेखाएं समपाती रेखाएं यानी कि रेखा एक के ऊपर एक है, इसके अनंतः अनेक हल होंगे। अनंतः अनेक हल। तो ये तीन सूत्र और बनेंगे आपको, इनसे हम तीन सूत्र बनाएंगे। एक अद्वितीय हल का बताएंगे, एक कोई हल नहीं का, और अनंत। तो यहाँ से एक नंबर आपके कंफर्म है। देखिए कौन से सूत्र आपको बता रहे हैं हम। ये तीन सूत्र के बाद आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वह हल करके बताएंगे हम। देखिए पहला सूत्र, एक अद्वितीय हल हो। अद्वितीय हल का सूत्र क्या होता है? a1 अपान a2 इजिकल टू नॉट बराबर नहीं b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। एक सूत्र ये हो गया। दूसरा सूत्र क्या होगा? कोई हल ना हो। कोई हल ना हो का सूत्र क्या होता है? a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर नहीं c1 अपान c2। उसके बाद तीसरा सूत्र देखिए, अनंतः अनेक हल के लिए। अनंत अनेक हल के लिए क्या हो गया? इसका सूत्र होगा a1 अपान a2 इजिकल टू b1 अपान b2 इजिकल टू c1 अपान c2। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये तीन सूत्र यदि आपको याद हो गए तो एक अंक आपका कंफर्म समझिए। यहाँ से एक, ये तीनों में से एक निश्चित समझिए कि आपके पेपर में आना ही है। कंफर्म समझिए कि यहाँ से एक पेपर में आता ही है, चाहे आपकी तिमाही परीक्षा हो, हाफ ईयरली अर्धवार्षिक परीक्षा हो, या वार्षिक परीक्षा या प्री बोर्ड। तो ये तीन सूत्र आपके पेपर में कंफर्म आते हैं। अब इसको
हमने आपको अभी बताया थे अद्वितीय हल में रेखाएं कैसी होती हैं। अद्वितीय हल में रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद करती हैं। अद्वितीय हल में रेखाएं एक दूसरे को कैसे करती हैं, प्रच्छेद करती हैं। और कोई हल नहीं में क्या होता है, कोई हल नहीं में रेखाएं समानांतर होती हैं। कोई हल नहीं में रेखाएं कैसी होती हैं, समानांतर होती हैं। और अनंत अनेक हल में रेखाएं एक दूसरे के समानुपाती होती हैं, जैसे एक के ऊपर एक होती हैं। जैसे हमने एक उदाहरण, ये क्या हो गई, प्रच्छेदी रेखा हो गई। ये कौन सी रेखा हो गई, समानांतर रेखाएं हो गई। और जो एक के ऊपर एक ऐसे हैं, तो ये कौन सी रेखाएं कहलाएंगी, समानुपाती रेखाएं कहलाएंगी। तो अब देखिए, जब रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद करती हैं तो कौन सा हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा, जिसका सूत्र क्या होगा, a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो इस प्रकार से ये तीन सूत्र आपको पेपर में पूछ सकता है, जिसमें ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। अब समानुपाती रेखाएं कैसी होंगी, ऐसी होंगी, तो उसका सूत्र क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। सॉरी, समानुपाती नहीं, समानांतर रेखाएं, कोई हल ना होगा। और समानुपाती रेखाएं कब होंगी, जब रेखाएं एक के ऊपर एक होंगी। तो क्लियर हो गया आपका ये तीन सूत्र आपके अनिवार्य रूप से आएंगे। जैसे पेपर में किस प्रकार से आते हैं, एक आपको विकल्प के रूप में हम बता दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट ही है, पेपर में आना कंफर्म समझिए इससे। जैसे आपको क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछ लिया आपको, क्या पूछा क्वेश्चन में कि समीकरण निकाय, समीकरण निकाय a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा, का एक अद्वितीय हल होगा। ये क्वेश्चन पूछा है, आपको विकल्प दे देगा, ए नंबर में दे देगा a1 अपान a2 इजिकल टू b1 अपान b2 इजिकल टू c1 अपान c2, एक दे दिया। फिर बी नंबर में दे देगा आपको a1 अपान a2 इजिकल टू b1 अपान b2 इजिकल टू नॉट c1 अपान c2। फिर सी नंबर दे दिया आपका a1 अपान a2 इजिकल टू नॉट b1 अपान b2 इजिकल टू c1 अपान c2। और डी नंबर दे दिया इनमें से कोई नहीं, क्या दे देगा इसमें, इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। अब ये चार ऑप्शन आ गए आपको। इस एक क्वेश्चन से हम आपको कितने क्वेश्चन बना के बताएंगे, तीन विकल्प बना के बताएंगे, जो इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते ही हैं, चाहे वार्षिक हो, तिमाही हो या हाफ ईयरली हो। तो चलिए, हमारा प्रश्न का उत्तर क्या होगा। प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न में ये कहा है समीकरण निकाय a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा। अब ये चार ऑप्शन दिए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही अपने को देखना है। हमने आपको अभी सूत्र बताए थे कि अद्वितीय हल का क्या होता है, अद्वितीय हल के लिए तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, क्या हो जाएगा a1 अपान a2 इजिकल टू नॉट b1 अपान b2 इजिकल टू c1 अपान c2। क्योंकि हमें यहाँ क्या पूछा है, अद्वितीय हल होगा कह रहा है, तो अद्वितीय हल के लिए ये सूत्र आएगा। यदि यहाँ पे कह देता है कोई हल नहीं, कोई हल ना हो, कोई हल ना हो के लिए कौन सा आ जाएगा इसमें, सेकंड नंबर का बी नंबर आ जाएगा कोई हल नहीं के लिए। और यदि यहाँ पे आपको पूछ लिया, तीन प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, एक तो ये पूछ लिया अद्वितीय हल, दूसरा कोई हल नहीं ना हो, और तीसरा अनंतः अनेक हल। अनंत अनेक हल के लिए कौन सा आ जाएगा, आप देखिए यहाँ पे। अब अनंत अनेक हल के लिए तीनों बराबर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये तीन सूत्र में से एक कंफर्म है, तीन प्रकार से बनाया गया है। एक प्रश्न बन गया समीकरण निकाय a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल हो। यदि अद्वितीय हल नहीं पूछता तो क्या पूछ सकता है, कोई हल ना हो।
कोई हल ना हो तो, या अनंता अनेक हल हो। तो अद्वितीय हल के लिए कौन सा आएगा, ये वाला आ जाएगा। कोई हल नहीं के लिए बी नंबर आएगा और अनंत अनेक हल के लिए ए नंबर आएगा। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे आपके एक अंक कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहे हैं हम। अब इसके बाद जो प्रश्न आते हैं आपके 3 नंबर 4 नंबर में आते हैं, वो प्रश्न बताएंगे। देखिए 3 नंबर 4 नंबर में कौन से प्रश्न आते हैं। अब 2 चर रेखिक समीकरणों को हल करने की कुछ विधियां हैं, उन विधियों से उनको हल किए। जैसे हमारा व्यापक समीकरण क्या हो गया, a1 x धन b1 y धन c1 बराबर 0, या ऐसा भी रहता है ये a1 y बराबर c1। फिर a2 x धन b2 y बराबर c2। ये 2 समीकरण हैं। अब इन समीकरण को हल करने के लिए हमें विधियों 4 विधियां होती हैं। एक होती है आपकी प्रतिस्थापन विधि। कौन सी होती है, प्रतिस्थापन विधि। दूसरी होती है विलोपन विधि। तीसरी होती है आपकी ब्रजगुणन विधि। चौथी है आपकी परावर्त्य विधि। और एक और विधि है जो आप स्टार्टिंग की प्रश्नावली में दी है, वो है आलेख विधि। इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें 5 विधियां दी हैं। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ब्रजगुणन विधि, परावर्त्य विधि, आलेख विधि। यहाँ पे जो 5 विधि में से कोई भी विधि का उपयोग करके आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। लेकिन जो पेपर में आते हैं आपकी, वो 2 विधियाँ मुख्य रूप से आती हैं। कौन कौन सी हैं, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। आपको क्वेश्चन में आता है कि समीकरण निकाय का जो क्वेश्चन दिया है उसको हल करने के लिए आप प्रतिस्थापन विधि का उपयोग कीजिए, या कौन सी विधि, विलोपन विधि, या कभी कभी कहता है निकाय हल कीजिए। तो निकाय हल कीजिए कहा तो आपको जो विधि बनती वह कर सकते हैं, लेकिन यदि प्रतिस्थापन विधि से करने के लिए कहा है तो आपको प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करना है। विलोपन विधि से करने को कहा है तो विलोपन विधि का उपयोग करना है। अब हम आज आपको सबसे जो महत्वपूर्ण विधियां 2 हैं, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के प्रश्नों को हल करके बताएंगे। देखते हैं प्रतिस्थापन और विलोपन विधि क्या होती हैं। तो स्टार्टिंग जो हो रही है आपकी, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वही बता रहे हैं। कौन सी विधि बताएंगे आज हम आपको, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। जैसे हमारी पुस्तक में दिया हुआ है उदाहरण नंबर 7। कौन सा ले रहे हैं हम, उदाहरण 7। उदाहरण 7 में क्या कहा है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रेखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। क्या कह रहा है इसमें, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रेखिक समीकरण, यहाँ पे रेखिक शब्द आया है। रेखिक समीकरण कौन सा होता है, जिसकी अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, वह रेखिक समीकरण कहलाता है। रेखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। अब देखिए प्रश्न क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 7x, क्या दिया आपका 7x ऋण 15y बराबर 2। फिर दिया है x धन 2y बराबर 3। ये समझिए कि आपको ये जो क्वेश्चन पेपर आपका बोर्ड एग्जाम में आता है, क्वेश्चन पेपर में ये प्रश्न इस प्रकार से आया है और ये आपका 4 अंक का आता है। 4 अंक का प्रश्न है। अब इसको आपको हल करना है और विधि का नाम दे दिया प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रेखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। या यदि यहाँ प्रतिस्थापन विधि कहा है तो हमें प्रतिस्थापन विधि का ही उपयोग करना है।
यदि कोई विधि नहीं कहता तो आप किसी का भी कर सकते हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन, बृजगुणन, परावर्त या आलेख। तो हम इसे हल, सबसे पहले हम पेपर जब हल करेंगे तो ऐसा हल लिखेंगे, और जो हमारा प्रश्न है 7x ऋण 15y बराबर 2, इसे समीकरण नंबर 1 लिख देंगे। फिर x धन 2y बराबर 3, इसे आप समीकरण नंबर 2 लिख दिए। इस प्रकार से हल लिखेंगे और इन दोनों समीकरण को जैसा का वैसा लिखेंगे। फिर उसके बाद अब कौन सी विधि उपयोग कर रहे हैं हम, प्रतिस्थापन विधि का है तो प्रतिस्थापन विधि। तो अब यहाँ से आप समीकरण 1 या 2 किसी को भी ले सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 से या समीकरण 2। हम कौन सा समीकरण ले रहे हैं, समीकरण 2 ले रहे हैं। समीकरण 2 से सबसे पहले किसको ले लेंगे, समीकरण 2। प्रश्न उठता है क्या समीकरण 2 ही लेना है, नहीं, समीकरण 1 से भी हल कर सकते हैं, समीकरण 2 से भी। हम किससे करा रहे हैं आपको, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 क्या है हमारा, x धन 2y बराबर 3, ये हमने समीकरण 2 लिख दिए। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, चाहे x के गुणांक x को या y को बराबर के फल पक्षांतर करेंगे। ये बराबर के फल पक्षांतर करें, किसका पक्षांतर कर देते हैं हम, धन 2y का। तो यहाँ क्या बचेगा, धन 2y का पक्षांतर की ये x लिखे ये वाला, फिर ये बराबर लिख दी हमने, फिर ये 3 लिख दिए 3। अब हम किसका पक्षांतर कर रहे हैं, धन 2y का। जब पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदलते हैं। जैसे यहाँ धन है तो क्या हो जाएगा, ऋण 2y। ये किसका मान आ गया, x का मान आ गया। इसे समीकरण नंबर 3 देके छोड़ देंगे। अब आपके सामने प्रश्न उठ रहा है, क्या y वाले ही संख्या को हम पक्षांतर करेंगे क्या, नहीं, आप x का भी पक्षांतर कर सकते हैं। यदि x का पक्षांतर करते हैं तो y का मान आएगा, और y का पक्षांतर करते हैं तो x का मान। तो ये x का मान आ गया, जिससे हमारा क्या बन गया, समीकरण नंबर 3 बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 2 में नहीं रखेंगे, क्योंकि समीकरण 2 से ही समीकरण 3 बना है। इसलिए हम समीकरण 2 में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का, या x बराबर लिख दीजिए, x बराबर 3 ऋण 2y रखने पर। अब समीकरण 1 कौन सा हमारा, ये है। समीकरण 1 को जैसा का वैसा लिखिए, 7x ऋण 15y बराबर 2, ये लिख दी समीकरण 1। अब इस समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखेंगे। x का मान कौन सा है, 3 ऋण 2y। तो ये 7 लिखिए, 7 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है, इसे कोष्टक में लिखिए, 3 ऋण 2y बराबर नहीं, ये कोष्टक बंद करेंगे, फिर ऋण का चिन्ह लगाएंगे आप, 15y बराबर क्या बच गया, 2। इस प्रकार से हमने इस समीकरण 1 में x का मान रखे। क्या किए, समीकरण 1 में x का मान रखे, बाकी जैसा का वैसा। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, आगे देखते हैं यहाँ पे। अब ये 7 और ये कोष्टक लगा हुआ है, इसके बीच में गुणा का चिन्ह है, तो 7 का गुणा 3 में भी करेंगे और 2y में भी। अब 7 का गुणा किस में कीजिए, 3 में कीजिए और 2y में कीजिए। चलो गुणा करते हैं, 7 3 21, 7 3 क्या हो गया, 21 ऋण, ये 7 का 3 में गुणा की तो ये 21 आ गया, 7 का 2y में गुणा की तो 7 दूनी 14y बराबर, बराबर नहीं, क्या बचेगा यहाँ पे, ऋण, यहाँ पे क्या है आपका, ऋण 15y, ऋण 15y बराबर कितना है, 2। अब इसे आगे हल करते हैं हम। 21 को जैसा का वैसा लिख दीजिए, ऋण 14y और ऋण 15y समान चिन्ह है, ऋण ऋण के चिन्ह है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगी। तो ऋण 14y में ऋण 15y जोड़े तो ऋण 29y बराबर क्या आ जाएगा, 2, या ऋण 29y जैसा का वैसा लिख दीजिए, ऋण 29y लिख दी हमने बराबर 2।
धन 21 का, अब इसके सामने कोई चिन्ह नहीं, धन का चिन्ह, धन 21 का पक्षांतर किए तो ऋण 21, ऋण 29y बराबर 2 में से 21 घटाइए तो ऋण 19। ये ऋण से ऋण नहीं कैंसिल कर दीजिए तो y बराबर क्या आ जाएगा 19, और यहाँ गुणा में तो पक्षांतरों के काय में जाएगा भाग में, 19 भागित 29। इस प्रकार से आपका किसका मान आ गया, ये y का मान आ गया। अब इस y के मान को कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। 1 और 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन समीकरण 3 में रखने से आपको आसानी जाएगी। यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, अब समीकरण 3 क्या है अपना, x बराबर 3 ऋण 2y, तो x बराबर क्या होगा 3 ऋण 2, y का मान कितना आया 19/29। अब x बराबर क्या हो जाएगा 3 ऋण 19 दूनी 38/29। अब 3 में से 38/29 को घटाते हैं, तो घटाने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा, ये 29 आ गया। अब क्या करेंगे, 1 का भाग 29 में कितने बार गया 29 बार, और 29 का किस में गुणा कर देंगे 3 में, 29 गुणित 3 ऋण 29 का भाग 29 में दी, जो लघुत्तम आया 1 बार गया, 1 का गुणा 38 में की तो क्या आ गया आपका 38 आ गया। अब 29 का 3 में गुणा कर दीजिए, हम इसे यहाँ पे करके बता दे रहे हैं, आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं, इसे मिटा दे रहे हैं। अब x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 3 का 9 में 9 × 27 की 7 हासिल की 2, 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़े तो 8, कितना हो गया 87। फिर से गुणा करके देखते हैं, 3 9 27 की 7 हासिल का 2, 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़े 8, 87 ऋण 38/29। अब 87 में से आपको किसको घटाना है 38 को घटाना है। अब 7 में से 8 नहीं घटेगा, इससे उधार लेंगे तो 17 हो गया, 17 में से हमने 8 घटाए, कितना बचा 9। अब इसके पास जब इसने एक दाही उधार दे दिया था तो इसके पास 7 दाही बची, 7 बचा, 7 में से 3 घटाए तो कितना बचा 4, 49/29। ये किसका मान आ गया x का मान आ गया। इस प्रकार से आपका ये x का मान आ गया और ये किसका मान आ गया y का। अब ये हमारे x और y के तो मान आ गए, इतना ही करके नहीं रखना है आपको, लास्ट में एक लाइन अनिवार्य लिखिए जिसमें आपके अंक छुपे हैं, आधा अंक 1 अंक रहता है। क्या लिखेंगे, अतः निकाय हल x बराबर 49/29 एवं y बराबर 19/29 है। तो इस प्रकार से आपका जो उदाहरण नंबर 1 था, जिसे प्रतिस्थापन विधि से हल करने कहा था, हमने आपको यहाँ हल करके बता दिए। इस प्रकार से आपका उदाहरण नंबर 1 समाप्त होता है। इसी प्रकार अब आगे जो उदाहरण है, उदाहरण अगले करेंगे, उदाहरण नंबर 8 है, लेकिन उदाहरण नंबर 8 से पहले हम प्रश्नावली 3.3 के जो प्रतिस्थापन विधि से संबंधित प्रश्न हैं उन्हें हल करेंगे। आज के लिए हम इतना ही, यहीं पर आज यहाँ पे आपका एंडिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम प्रश्नावली 3.3 के प्रश्नों को हल कराएंगे। यदि बच्चों आपको हमारे द्वारा जो अभी प्रतिस्थापन विधि समझाई गई, यदि ये प्रतिस्थापन विधि आपके समझ आई है या और समझना है आपको हमारे द्वारा जो प्रश्नों को, तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में का जो ग्रुप है उसमें हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।